Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online science class. As you know, we have started this book and from the very first unit, human organ system. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि किस तरह इंसानी बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनकर मिलकर बनी है और कैसे सर्वाइव करती है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक गाड़ी को चलाने के लिए उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो काम आते हैं। जैसे उसका इंजन है, स्टीयरिंग है, उसमें फ्यूल और ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में मिलजुल के काम करती हैं। इसी तरीके से इंसानी बॉडी के अंदर भी एक ऑर्गन सिस्टम है। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं और बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जैसे लाइक ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से हमारा फूड जो है मुंह के ज़रिए एसोफेगस से लेवर से स्टमक में और स्टमक से देन पेंक्रियाज में और पेंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन देन रेक्टम एंड एनस में जाके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और इसमें कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम कि आपका जो निज़ाम है अगर वो ठीक तरीके से काम करेगा तो आपकी बॉडी जो है वो ठीक रहेगी। अगर आपका स्टमक या यानी कि आपका जो फूड डाइजेशन प्रोसेस है अगर वही ख़राब हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। अब हम आज शुरू करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ ये ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरीके से काम करे, उसी तरीके से कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना। हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया। अच्छा, डायरिया आपने अक्सर सुना होगा, डायरिया हो गया, हैज़ा, ठीक है, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल एक्सेट्रा। हियर वी शैल डिस्कस डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो अक्सर अगर आपका स्टोमक ख़राब हो जाए तो उसके बाद डायरिया या लाइक कॉन्स्टिपेशन या गैस ट्रबल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मोस्टली देखने को मिलती हैं। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया क्या है, डायरिया देख लेते हैं। डायरिया इज़ पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस, लाइक आपको मोशन लग जाना। इट मे बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन, eating contaminated food, a reaction to some medicine or just anxiety or excitement। अच्छा जी, डायरिया क्यों होता है? डायरिया हैज़ा यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और ये इसलिए होता है कि आपका कुछ फूड डिसऑर्डर लाइक आप कुछ इस तरह का फूड खा लें जो आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट ना करे, या इन्फेक्शन या लाइक कोई ऐसी मेडिसिन जो अब्जॉर्ब ना हो जो स्टमक उसको एक्सेप्ट ना करे और इस वजह से भी जो है वो आपको डायरिया हो सकता है। लेकिन मोस्टली डायरिया जो है डायरिया की वजह बनती है जैसे आप कभी कोई इस तरह का फल खा के ऊपर से पानी पी लें और वो आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो जाए, लाइक उसको अब्जॉर्ब ना करे प्रॉपर तरीके से, जो है वो डाइजेस्ट ना हो। और इसी तरीके से अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ऑयली या लाइक बहुत ज़्यादा इस तरह का खाना खा लेते हैं जो बहुत स्पाइसी है, समटाइम आपका स्टमक उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता, देन तब भी ये होता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर, जो मोस्ट सिम्टम्स हैं किस तरह पता चलता है कि डायरिया हो गया है, और एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग लाइक एब्डोमिनल पेन तो आपके पेट का दर्द है, और क्रैम्पिंग लाइक आपको ऐसे फील हो कि आपके पेट के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है, लाइक इस तरीके से, ब्लॉटिंग, नोज़िया, लूज मोशंस, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स। अच्छा, ब्लडी स्टूल्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा
कम केसेस में देखने में आता है, लेकिन बुखार हो जाता है या लूज़ मोशन हो जाते हैं या आपको वॉमिट वगैरह आना शुरू हो जाती है, तो ये डायरिया के जो हैं कॉमन सिम्टम्स हैं। डायरिया कैन बी फटाल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। अच्छा जी, इसका एक और जो वजह है वो क्या है, डिहाइड्रेशन, यानी कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। Diarrhea can be fatal in case of severe dehydration, therefore drink plenty of liquids। पानी की कमी से भी ऐसा हो जाता है, और डायरिया के दौरान भी आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि लूज़ मोशन आते हैं और उसके थ्रू बहुत सारा जो वाटर है आपकी बॉडी से वो निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, plenty of liquids, otherwise dehydration may take place। Doctors prescribe antibiotics to treat diarrhea। We can prevent diarrhea by following the tips given below। अच्छा, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपके डायरिया के दौरान जो आपको इन्फेक्शन होता है या एब्डोमिनल पेन होता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। मोस्टली एंटीबायोटिक्स का मकसद ही होता है बच्चों के, एंटीबायोटिक जो है वो आपके अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल करने में थोड़ा टाइम लेती है। सो जब आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक जो है वो उसका एक ड्यूरेशन होता है, लाइक 4-5 डेज़ या 5 or 6 डेज़ या 1 वीक। सो अगर आप उसको प्रॉपर्ली नहीं खाएंगे जितने दिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, तो उसका असर नहीं होगा। फिर वो जो आपको अगर डायरिया है या आपको स्टमक प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, तो अगर आप 1 दिन या 2 दिन मेडिसिन खाने से ठीक हो गए और आपने वो मेडिसिन छोड़ दी, तो देन वो जो जर्म्स हैं वो दोबारा से जाग जाएंगे और फिर से आप बीमार हो जाएंगे। सो एंटीबायोटिक जब भी दी जाती है तो उसको प्रॉपर्ली जितने डेज़ की प्रिस्क्रिप्शन होती है डॉक्टर से, उतना दिन उसको खाना पड़ता है, उसको खाना चाहिए चाहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। ओके, वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। कुछ टिप्स हैं जिनके थ्रू हम जो डायरिया को अभी कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं उससे। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अच्छा, जब भी वॉशरूम जाएं, जब भी टॉयलेट यूज़ करें तो क्या करें, अपने हाथ जो हैं वो सोप के साथ वॉश करें। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। जितने भी वेजेस या फ्रूट्स आप यूज़ करते हैं उनको खाने से पहले, पकाने से पहले अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जम्स लगे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि डोंट ईट अनकुक्ड मीट, बग़ैर पकाए गोश्त ना खाएं और अंडे। सो मीट तो आई थिंक सो अनकुक्ड नहीं खाया जाता, या एग्स भी लाइक नॉट पॉसिबल। बट ये है कि ये इन चीज़ों से ऊपर लिखा है कि डायरिया से अगर आपने बचना है तो ये वाले काम आपने करने हैं। अनकुक्ड फूड नहीं खाना, स्पेशली मीट अनकुक्ड आप खाएंगे तो आपके स्टमक के अंदर जाके वो उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा फिर वो आपका डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपको वॉमिट आ सकती है या और कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। सो नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे एक टिडबिट है, येलो बॉक्स है। लेमनेड कंटेन्स शुगर एंड सॉल्ट। बोथ शुगर एंड सॉल्ट help to absorb water in the body, so use of lemonade is good during diarrhea। अच्छा, लेमनेड नींबू पानी जो है वो करेंगे उसमें काफ़ी सारा शुगर एंड सॉल्ट होता है, और डायरिया के दौरान जो नींबू पानी है वो आपकी पानी की कमी को दूर करता है और आपकी बॉडी को स्टेबल करता है। सो कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सम पर्सन्स में पास फीसेस 3 or less than 3 times a week। इट इज़ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन क्या है कि आपका फीसेस पास करना, आपका वो जो वेस्ट मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर जो एनएस के थ्रू डिक्रीज होता है, वो उसका रुक जाना, उस प्रोसीजर का रुक जाना, यानी कि आपका कंजेशन हो जाना, आपके पेट में ही चीज़ों का सख्त हो जाना, वो क्यों होता है कि वो भी पानी की कमी से होता है, या आप फाइबर वाले फूड्स नहीं खाते, या आप सैलड नहीं लेते, या आप जो है फास्ट फूड खाते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या आप मोस्टली हम लोग बाहर का खाना खा लेते हैं जैसे नान वगैरह और इस तरह की रोटी, तो वो क्या होता है कि वो उनमें फ़ाइबर बहुत कम मिकदार में होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेट है वो उसके अंदर
वो खाना जो है वो प्रॉपरली जो है डाइजेस्ट नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं होता, या पानी की कमी की वजह से या फाइबर की कमी की वजह से वो हम सख्त हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिससे फीसिस पास नहीं होता। और बाज़ लोगों में ये प्रॉब्लम यानी कि उन्हें वीकली 2 या 3 टाइम्स या इससे भी कम टाइम में फीसिस आता है। और जब आप खुद सोचें कि आप एक फ़ूड खाते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि वो आपके बॉडी जो है उसमें से एनर्जी ले लेती है, और जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो इसके थ्रू वेस्ट आउट हो जाता है, और देन आपकी बॉडी वर्किंग में आती है। और अगर आपका जो वो पॉइजनस फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है आपके अंदर ही रहेगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, यानी कि बॉडी का सिस्टम अपसेट हो जाएगा, कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो अंदर मौजूद है, जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और इस तरह के कई मसाइल जो हैं वो आप फेस कर सकते हैं। सो इसकी प्रिवेंशन के लिए आगे क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। सो constipation is caused by taking food low in fiber, lack of physical activity, not drinking enough water, delay in going to the washroom. We can avoid कॉन्स्टिपेशन बाय। अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? लेस फाइब्रिक फूड खाने से, यानी कि फ़ाइबर वाले फूड नहीं खाते हम, लाइक सैलड नहीं लेते, या इस तरह की वेजेस नहीं लेते जिनमें फ़ाइबर है, या गंदम की रोटी या जौ वगैरह जो होते हैं, इस तरह की चीज़ों में, सीरियल्स वगैरह में फ़ाइबर होता है। और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। और फ़िज़िकल एक्टिविटी से यहाँ ये मुराद नहीं है कि आप प्रॉपर्ली जिम में जाके एक्सरसाइज करो, नॉट मीन दैट। आप अगर खाना खा के अपने बर्तन उठा के ही किचन में रख दें तो ये भी थोड़ी सी आपकी जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। ये खाने के बाद थोड़ा सा आप चहलकदमी कर लें, घर के कमरों में ही अंदर बाहर थोड़ा सा वॉक कर लें, तो ये भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। और इसके बाद इनफ वाटर, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी का पीना भी बहुत ज़रूरी है। और डिले इन गोइंग टू द वाशरूम, जैसे अगर आप कोई टीवी वगैरह देख रहे हैं, आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, आपने वाशरूम जाना है, आपको ज़रूरत है वाशरूम जाने की, लेकिन आप क्या है, आप डिले कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना मैंने, अभी मैं ज़रा ये गेम ख़त्म हो जाए, या मेरा ये जो अभी मैं जो सीरियल देख रही हूँ ये ख़त्म हो जाए तो मैं तब जाती हूँ या तब जाता हूँ, तो ये बड़ा डेंजरस है, ऐसा नहीं करना। सो वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन से दूर रह सकें। अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल मीन टू सही कि प्रॉपरली अपना एक उठने सोने जागने का एक प्रॉपर टाइम, ये नहीं कि आप दिन के 12 बजे उठ रहे हैं और उसको प्रॉपर टाइम बोल रहे हैं क्योंकि वो आपकी रूटीन का हिस्सा हो गया है, ऐसा नहीं करना। सो यानी कि मॉर्निंग में आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज या यू कैन से वॉक, और टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। अब ये वही बात आ गई कि उसमें ये ना हो कि आप जो है अपने घर वालों को परेशान करना शुरू कर दें कि हमने तो जिम ज्वाइन करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स कि आप थोड़ी सी भी वॉक कर सकते हैं, यानी कि चलना फिरना, अपने आप को बिल्कुल जैम करके नहीं रखना कि आप पूरा दिन टीवी के आगे ही बैठे रहें, या आप पूरा दिन जो है पैड लेके बैठे रहें और आप उसमें जो है टैब लेके बैठे रहें और आप उस पर वो करते रहें, गेम्स वगैरह खेलते रहें, और वहीं पे खाना आ रहा है, वहीं पे खाना खाया जा रहा है, और वहीं पे सोया जा रहा है, और ये सारी एक्टिविटी जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। सो प्रॉपर मॉर्निंग में नमाज के बाद अपना नाश्ता करना है, फिर दिन में प्रॉपर टाइम पे खाना, एंड सबसे अहम जो चीज़ होती है प्रॉपर टाइम पे सोना, नींद लेना, पूरी 8 आवर्स आपका नींद का होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉपर लाइफस्टाइल है जिसमें आपके खाने पीने सोने जागने का एक रूटीन हो, और आप अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू करें ताकि आप जो है वर्किंग कर सकें। आप काम के बगैर ना आपकी बॉडी का जो फंक्शंस हैं वो थोड़े डल हो जाते हैं। जब आप एक्टिविटी में रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी में, तो आप बहुत फिट एंड फाइन रहते हैं। सो थर्ड वन इज़ ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। जैसे मैंने आपको पहले बता दी कि फल और सब्जियां वगैरह और सीरियल्स जो हैं इनमें फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। लाइक कुकम्बर जो होता है, जो खीरा होता है, स्पेशली सैलड जो होता है, उसके अंदर फ़ाइबर बहुत होता है, तो वो यूज़ किया करें। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे, हर रोज़ करीब एटलीस्ट 8 गिलास पानी पीना है। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव टू अर्ज। Okay, turn the next page.
नेक्स्ट पेज पे जी क्या है, पिंक बॉक्स आ गया है हमारे पास। फाइबर कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। फाइबर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे डाइजेशन को, निज़ाम को फिट रखता है। डाइटरी फाइबर होल्ड्स वाटर इन इट एंड सॉफ्टन्स द फीसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन सो दैट इट कैन पास आउट ऑफ द बॉडी easily. We can keep our digestive system healthy by eating food with plenty of fiber. Dietary fiber is found in cereals, wheat, corn, barley, or etc. Fruits, pears, guavas, grapes, oranges, apples, and vegetables, spinach, mustard, cucumber. अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आ गया कि जैसे जौ और गंदम और इस तरह की जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, गुआवास, ग्रेप्स वगैरह, और पालक जो होती है और साग और खीरा, इन तमाम चीज़ों में जो है फ़ाइबर होता है। और ये क्या करती हैं, इनके अंदर काफ़ी मिकदार में वाटर होता है जो कि आपके फीसिस को सॉफ्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को सॉफ्ट करता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू वेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी जो है वो क्लीन आउट हो जाती है। सो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जैसे कि आपका हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम कि खाने पीने का एक निज़ाम है, उसके हज़म होने का एक प्रोसीजर है, किस तरीके से बॉडी को एनर्जी मिलती है, किस तरीके से वेस्ट मटेरियल आउट हो जाता है और किस तरीके से हमारी बॉडी वर्किंग में रहती है। इसी तरीके से सांस लेने का भी एक निज़ाम है, यानी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से आपका सांस का निज़ाम, यानी कि जो ऑर्गन्स आपका ब्रीथिंग में काम देते हैं, अगर वो सही नहीं होंगे तो आपके सांस लेने में मसला होगा। ठीक है, जैसे कि लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि बॉडी को जो है वो एनर्जी चाहिए और फूड चाहिए, और इन फूड ब्रेक डाउन होकर जो है वो एनर्जी जो है बॉडी को मिलती है। इसी तरीके से हमारे लंग्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, सांस लेना। ठीक है, और ये क्या है, ये नोज़ के थ्रू होता है। एपिग्लॉटिस जो गले के अंदर एक नाली होती है उसके थ्रू होता है। और इसके बाद आप यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं आपको वो अभी समझा देती हूँ, इसको देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, ये आपकी नोज़ है, यानी कि नोज़ के ज़रिए आप जो है हवा को इनहेल करते हैं, ठीक है, अंदर लेके जाते हैं। और एपिग्लॉटिस ये गले में मौजूद एक नाली है, ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस जो है वो सांस की नाली और फूड पाइप, यानी कि जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, उसके लिए काम करता है। जैसे नाक से अगर हवा आ रही है तो ये विंड पाइप को खोल देता है, और अगर मुंह से खाना आ रहा है तो ये क्या करता है, ये विंड पाइप को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, ये एसोफेगस, लाइक फूड पाइप, जो हम फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं, उसको खोल देता है। ठीक है, और इसके बाद लेरिंग्स है, और देन ट्रैकिया। ट्रैकिया में कुछ, ट्रैकिया जो है उसमें कुछ छोटे छोटे जो हैं बाल मौजूद होते हैं, जो हवा को फाइन करके, यानी कि जहाँ से हवा जो फाइन होके वॉश आउट होके ब्रोंकाई तक पहुँचती है। ठीक है, ट्रैकिया का करता है, हवा को वॉश आउट करके, फाइन करके ब्रोंकाई तक पहुँचाता है। और देन ब्रोंकाई लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनके अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो ये इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली ये क्या है। ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, कहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं? एल्वियोलाई में, यहाँ पे। ठीक है, एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। और एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई बेसिकली हवा के छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ये देखें, हवा के छोटे छोटे बैग्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द ब्लड होता है, लाइक ये देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हवा में से मौजूद ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल कर देती हैं, और खून में फिर जो एनर्जी, कुछ जो ऑक्सीजन है एनर्जी बन जाती है, और जो रह जाती है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और वो क्या होता है, वो वापस चली जाती है और आपकी बॉडी से
एक्सहेल हो जाती है, आपके नोज़ के ज़रिए बाहर निकल जाती है। सो अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़ एंड थ्रोट, द विंड पाइप, ट्रैकिया, द ब्रीथिंग मसल्स इन द लंग्स। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, नोज़, थ्रोट, जैसे एपिग्लॉटिस अभी आपने पढ़ा, और ट्रैकिया, विंड पाइप जो है, और लंग्स, ये जो है ये ब्रीथिंग में काम देते हैं। सो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। नोज़ एंड थ्रोट। नोज़ एंड थ्रोट क्या करते हैं? द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज़ और माउथ। हवा जो है हमारे मुंह या नाक के ज़रिए एंटर होती है। आवर नोज़ हैज़ हेयर एंड म्यूकस। अच्छा, नाक के अंदर जो है वो छोटे छोटे बाल होते हैं और कुछ चिपचिपा सा म्यूकस, स्टिकी सा एक मटीरियल होता है, टू क्लीन मॉइस्टन इन वार्म द एयर। अच्छा, जो बाहर से हम इनहेल करते हैं हवा, तो वो क्या है कि वो जो बाल और जो म्यूकस है वो उसको वाश्ड आउट करता है, यानी कि वो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं। म्यूकस इज स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स इन जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। अच्छा, ये जो डस्ट पार्टिकल के अंदर जो जर्म्स आते हैं वो क्या है, वो उन बालों और स्टिकी जो सब्सटेंस है आपकी नोज़ के अंदर वहाँ पे रह जाते हैं, और हवा जो है वो साफ़ होकर ऑक्सीजन अंदर जाती है। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरिंग्स। Our vocal cords are present in the larynx to produce sound. अच्छा, vocal cords होते हैं जो कि sound produce करते हैं, ठीक है। So our throat contains two pipes. हमारी throat के अंदर जैसे bronchi, two pipes होते हैं, one for the food and the other for breathing. एक जो है वो फूड के लिए होता है, एक फूड पाइप होता है, और एक सांस की नाली होती है। इट इज़ द एपिग्लॉटिस विच अलाउज थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। जैसे एपिग्लॉटिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप सांस लेते हैं तो वो हवा के लिए विंड पाइप को खोल देता है, और जब आप खाना मुंह से अंदर आता है तो विंड पाइप को कंट्रोल करके फूड पाइप, यानी कि सांस की नाली, फूड की जो खाने की नाली होती है उसको खोल देता है। व्हेन वी ईट और ड्रिंक समथिंग द एपिग्लॉटिस कवर्स द विंड पाइप। जब हम कुछ खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, हवा की नाली को कंट्रोल करता है और फूड पाइप को खोल देता है। देन जी है ट्रैकिया, विंड पाइप। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। अच्छा, हवा जो है वो पास होती है लेरिंग्स से ट्रैकिया पर, ट्रैकी की तरफ। ट्रैकिया किसको बोलते हैं? विंड पाइप को। और विंड पाइप इज़ मेड ऑफ सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज है छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, जैसे आपने कभी किसी जानवर की देखा हो इस तरीके से, वो एक सांस की नाली जो जैसे कुर्बानी करते हैं तो वो बकरे वगैरह के अंदर से वो एक लाइक पाइप होता है, रिंग्स बने होते हैं उस टाइप का, जैसे उस टाइप का एक होता है। और हमारा जो विंड पाइप है वो भी इस टाइप का था, वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है। दीज रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन। वो जो रिंग्स हैं वो हमारी हवा के जो नाली है उसको ओपन करते हैं। म्यूकस इन टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर द एयर। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो ट्रैकिया के अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ब्रोंकाई इन लंग्स। The trachea divides into two branches called bronchi, singular bronchus. Bronchi carry air into the lungs. जैसे आपने पढ़ा कि bronchi जो है वो two types of है, ब्रांचेस है, टू ब्रांचेस हैं, जैसे एक हवा की नाली है और एक फूड की नाली है। आवर लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा जो गुर्दे हैं जो आपके, वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपके सांस लेने में। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ब्रोंकाई के बारे में, और इनके अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। At the end of each bronchiole, tiny air sacs called alveoli are present. अच्छा, ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हवा के बैग्स होते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा, छोटे छोटे हवा के बैग्स होते हैं। alveoli are surrounded by blood capillaries, और इनके इर्द गिर्द क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं।
व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, द एयर एंटर्स द लंग्स, हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, एंड रीचेस द एल्वुलाई, और एल्वुलाई तक पहुंचती है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई इनटू द कैपिलरीज, और ऑक्सीजन एल्वुलाई की दीवारों से होती हुई कहाँ तक जाती है, कैपिलरीज तक जाती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल्स ऑफ द आवर बॉडी, और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं। सेल इन आवर बॉडी यूज़ ऑक्सीजन, और जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन और फूड को जो सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बाकी रह जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब जो खून के ज़रात हैं या सेल्स हैं वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है उसको वापस फेफड़ों तक ले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। सो हाउ डू वी ब्रीथ? आवर लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे जो लंग्स हैं उनके कोई मसल्स नहीं हैं। टू टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, दो मसल्स जो हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? द इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, रिब्स के अंदर के मसल्स, इन द डोम शेप्ड डायफ्राम। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। इनहेलिंग यानी कि हवा को अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना। व्हेन द इंटरकॉस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स आउटवर्ड्स एंड द डायफ्राम contracts, the air enters the lungs, it is called inhaling। डायफ्राम होता है आपका चेस्ट पार्ट, तो जब आपका चेस्ट पार्ट सिकुड़ता है, लाइक आप जब सांस अंदर लेके जाते हैं, हवा अंदर लेके जाते हैं, तो वो क्या है, आपका डायफ्राम यानी कि चेस्ट पार्ट आपका सिकुड़ता है, और ये हवा जो है, ऑक्सीजन जो है लंग्स तक जाती है। दिस इज कॉल्ड इनहेलिंग। एक्सेलिंग, व्हेन द इंटरकॉस्टल मसल्स इन डायफ्राम, जब वो रिब्स के अंदर के मसल्स और आपका चेस्ट पार्ट रिलैक्स करते हैं, द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, इट इज़ कॉल्ड एक्सेलिंग, और हवा आपकी दोबारा से बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड बन के बॉडी से, तो ये है एक्सेलिंग। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।